जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में राजनीति शास्त्र के लघु उत्तरीय प्रश्न पर परिचर्चा करेंगे। ध्यान देंगे, इतिहास लघु उत्तरीय प्रश्न। आज से प्रतिदिन हम लोग 10 बजे से 10:15 तक नियमित पॉलिटिकल साइंस के राजनीति शास्त्र के 10 लघु उत्तरीय प्रश्न पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पर परिचर्चा करेंगे। इस परिचर्चा का उद्देश्य यह होगा कि आप इसे एक बार सुन ले ताकि बड़ी आसानी से, बड़ी सहूलियत से आपको याद हो जाए। उम्मीद है आप सब इस क्लास को ज्वाइन करके लाभ उठाएंगे ताकि आपको याद करने में सहूलियत हो। तो आइए, पॉलिटिकल साइंस लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या 1। पहला प्रश्न है, ट्रूमैन सिद्धांत क्या है? पहला प्रश्न है, ट्रूमैन सिद्धांत क्या है? तो आपका उत्तर होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने साम्यवादी रूस के विस्तार को रोकने के लिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने साम्यवादी रूस के विस्तार को रोकने के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया। उस घोषणा पत्र में उन्होंने कहा कि अमेरिका स्वतंत्र देशों की हर दृष्टिकोण से सुरक्षा करेगा, सहायता करेगा। ट्रूमैन के इस सिद्धांत को ही, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन के इस विचार को ही हम ट्रूमैन सिद्धांत कहते हैं। याद रखेंगे। प्रश्न को पुनः दोहराते हैं। यदि आपसे प्रश्न करता है कि ट्रूमैन सिद्धांत क्या है, तो आपका उत्तर होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने साम्यवादी रूस के विस्तार को रोकने के लिए स्वतंत्र देशों के सामने एक घोषणा पत्र जारी किया, जिस घोषणा पत्र में उन्होंने कहा कि अमेरिका हर स्वतंत्र देश को हर दृष्टिकोण से, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सभी दृष्टिकोण से उसकी मदद करेगा। ट्रूमैन के इस विचार को ही हम ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, मोलोटोव योजना क्या है? मोलोटोव योजना क्या है? तो आप लिखेंगे, अमेरिका के विदेश सचिव जॉन मार्शल के द्वारा प्रस्तुत किया गया मार्शल योजना के विरोध में। अमेरिका के विदेश सचिव जॉन मार्शल के द्वारा प्रस्तुत किया गया, पेश किया गया मार्शल योजना के विरोध में सोवियत रूस के विदेश मंत्री या सोवियत संघ के विदेश मंत्री मोलोटोव ने एक योजना बनाई, एक योजना पेश की। उसी योजना को हम मोलोटोव योजना कहते हैं। मोलोटोव योजना में यह कहा गया कि सोवियत रूस यूरोप महादेश के हर देशों को आर्थिक सहायता देकर उनका मदद करेगा, उनकी सहायता करेगा। ध्यान देंगे, प्रश्न है मोलोटोव योजना क्या है? तो आपका उत्तर होगा, मोलोटोव योजना सोवियत रूस के विदेश मंत्री मोलोटोव के द्वारा प्रस्तुत किया गया, पेश किया गया एक योजना था। उस योजना में यह कहा गया कि सोवियत रूस यूरोप महादेश के हर देशों की आर्थिक मदद करके उसका पुनः उद्धार करना चाहता है। तो सोवियत रूस के विदेश मंत्री मोलोटोव के द्वारा प्रस्तुत किए गए इस योजना को ही हम मोलोटोव योजना के नाम से जानते हैं। और मोलोटोव योजना अमेरिका के द्वारा प्रस्तुत किया गया मार्शल योजना के विरोध में पेश किया गया था। अगला प्रश्न है कि दो ध्रुवीय विश्व की समाप्ति के बाद, दो ध्रुवीय विश्व की समाप्ति के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालें।
दो ध्रुवीय विश्व की समाप्ति के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रासंगिकता पर प्रकाश डाले। तो आपका उत्तर होगा कि दो ध्रुवीय विश्व की समाप्ति के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन का कोई महत्व नहीं रह गया है। आप सबको पता है कि दो ध्रुवीय विश्व की समाप्ति 1991 में हुई थी। तो दो ध्रुवीय विश्व की समाप्ति के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन की कोई भूमिका नहीं रह गई, क्योंकि दो ध्रुवीय विश्व की समाप्ति के बाद सारे सैनिक गुट भंग कर दिए गए हैं, समाप्त कर दिए गए हैं। चूंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य था, चूंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या था? विश्व में शांति व्यवस्था की स्थापना करना, एक दूसरे की सहयोग करना, एक दूसरे की सुरक्षा सुनिश्चित करना। लेकिन अब तो कोई सैनिक गुटबंदी है नहीं, कोई दलबंदी है नहीं। इस कारण गुट निरपेक्ष आंदोलन का महत्व आज घट गया है। यदि आपसे पूछे कि दो ध्रुवीय विश्व की समाप्ति के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालें, तो आप लिखेंगे दो ध्रुवीय विश्व की समाप्ति के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन की अपनी कोई महत्ता या कोई भूमिका नहीं, क्योंकि जब दो ध्रुवीय विश्व का अंत हो गया और एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हो गई, तो जितने भी सैनिक गुट बने थे या जो गुटबंदी हो रहे थे, वह गुटबंदी समाप्त हो गया। चूंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन को प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था कि विश्व के स्वतंत्र देशों की सुरक्षा करना, शांति की स्थापना करना, सैनिक गुट में शामिल नहीं होना। जब दो ध्रुवीय विश्व है ही नहीं, तो सैनिक गुटबंदी खत्म हो गया है। इस कारण आज दो ध्रुवीय विश्व का कोई महत्व नहीं रह गया। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्षता की नीति एक नकारात्मक नीति है, कैसे? स्पष्ट करें। गुट निरपेक्षता की नीति एक नकारात्मक नीति है, कैसे? स्पष्ट करें। अथवा आप पूछेगा प्रश्न को चेंज करके कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा क्यों कहा कि गुट निरपेक्षता की नीति कोई पलायनवादी नीति नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा क्यों कहा कि गुट निरपेक्षता की नीति कोई पलायन की नीति नहीं है, अथवा इसी प्रश्न को कहेगा कि गुट निरपेक्ष एक नकारात्मक नीति है, कैसे? तो आप लिखेंगे कि गुट निरपेक्षता को नकारात्मक नहीं माना जा सकता है। गुट निरपेक्षता के नीति को नकारात्मक नीति नहीं माना जा सकता है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद स्वतंत्र देशों के सामने अनेकों प्रकार की समस्या आ गई। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद स्वतंत्र देशों के सामने अनेकों प्रकार की क्या आ गई? समस्या आ गई। जहां एक और पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी रूस स्वतंत्र देशों को अपने कब्जा में करना चाह रहा था, वहीं दूसरी ओर जो नया स्वतंत्र देश हुए थे, वह किसी एक के गुट में न शामिल होकर बल्कि दोनों ही देश से सहयोग प्राप्त करके अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती करना चाहता था, और किसी एक गुट में शामिल होकर अपने अर्थव्यवस्था के विकास का मार्ग अवरुद्ध नहीं करना चाहता था। वह दोनों ही गुट से सहयोग और समर्थन प्राप्त करके अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती करना चाहता था। इसलिए कहते हैं कि गुट निरपेक्षता की नीति नकारात्मक नीति है, क्योंकि एक गुट में अगर कोई देश शामिल हो जाता तो दूसरा गुट उसे सहयोग करना क्या कर देता? छोड़ देता। एक बार और सुनेंगे बड़ी आसान शब्दों में कि गुट निरपेक्षता की नीति एक नकारात्मक नीति है, कैसे? तो आपका उत्तर होगा कि गुट निरपेक्षता की नीति एक नकारात्मक नीति है, क्योंकि 1945 में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पूंजीवादी अमेरिका संपूर्ण विश्व में पूंजीवाद को फैलाना चाहता था, वहीं सोवियत संघ साम्यवाद को फैलाना चाहता था। लेकिन जो नया स्वतंत्र देश था, वह किसी एक गुट में शामिल हो जाता
तो दूसरा गुट उसे किसी प्रकार की सहायता करने से क्या कर देता, इनकार कर देता या उसे सहायता नहीं देता। जबकि नए स्वतंत्र देशों को दोनों ही गुटों की, पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों ही गुटों के सहयोग की जरूरत थी, और किसी एक गुट में शामिल होकर अपने विकास को कमजोर करना कोई चाहता नहीं था। इसलिए कहते हैं कि गुट निरपेक्षता की नीति एक नकारात्मक नीति। अगला प्रश्न है, जन लोकतंत्र क्या है? प्रश्न है कि जन लोकतंत्र क्या है? तो बड़ी आसान उत्तर होगा, आप लिखेंगे शीत युद्ध के दौरान, शीत युद्ध के दौरान पूर्वी यूरोप के कुछ देश, शीत युद्ध के दौरान पूर्वी यूरोप के कुछ देश जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, इन सब ने मिलकर अन्य कम्युनिस्ट देशों के साथ एक मिला जुला मंत्री परिषद का गठन किया। उसी मिले जुले मंत्री परिषद को हम जन लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। जन लोकतंत्र क्या है? तो शीत युद्ध के दौरान पूर्वी यूरोप के देशों ने या पूर्वी यूरोप के कम्युनिस्ट देशों ने एक मिली जुली मंत्री परिषद का गठन किया। उसी मिली जुली मंत्री परिषद को जन लोकतंत्र कहते हैं। बड़ी आसान से समझेंगे कि शीत युद्ध के दौरान पूर्वी यूरोप के देशों ने, माने पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया आदि देशों ने एक मिली जुली मंत्री परिषद का गठन किया। उस मिली जुली मंत्री परिषद को हम जन लोकतंत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी क्या है? तो आपका उत्तर होगा कि 1991 ईस्वी में सोवियत रूस के विघटन के बाद सोवियत संघ या रूस बड़ा ही कष्टपूर्ण स्थिति से गुजर रहा था। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस बड़ा ही कष्टपूर्ण दौर से गुजर रहा था। इसी विषम परिस्थिति में जब 1991 ईस्वी के बाद रूस जब कष्टमय दौर से, आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था, तो इस विषम परिस्थिति में एशिया, मध्य एशिया के पूर्वी जो यूरोपीय देश थे, उन्होंने आर्थिक विकास का एक मॉडल पेश किया। आर्थिक विकास के उसी मॉडल को हम शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं। और आर्थिक विकास के इस मॉडल में एक विदेशों से वित्तीय सहायता प्राप्त करके उदारीकरण और निजीकरण के मार्ग को अपनाया गया। आसान शब्दों में कैसे लिखेंगे शॉक थेरेपी क्या है? तो आप लिखेंगे कि सोवियत रूस के विघटन के बाद जब रूस की स्थिति गड़बड़ा गई, तो उन्होंने अपने देश के अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए विदेशों से आर्थिक सहायता लेकर के, सोवियत रूस 1991 ईस्वी के बाद विदेशों से आर्थिक सहायता लेकर अपने देश के विकास के लिए जो नई नीति या जो उदारवादी नीति अपनाया, उसी उदारवादी नीति को हम शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं। मतलब 1991 ईस्वी के बाद रूस अपनी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए, अपने अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए, मजबूत करने के लिए विदेशों से सहायता प्राप्त करके उदारीकरण के मार्ग को अपनाया। उसी मार्ग को हम शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, तो शॉक थेरेपी के दो परिणाम बताइए। तो शॉक थेरेपी के अनेक सारे परिणाम हुए। पहला कि सोवियत रूस का जो नियंत्रित औद्योगिक ढांचा था वो चरमरा गया। शॉक थेरेपी का पहला परिणाम ये हुआ कि जो नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी सोवियत रूस का, वो चरमरा गया। दूसरा, सोवियत रूस में सामूहिक कृषि की परंपरा समाप्त हो गई और निजी पूंजीपतियों को आगे आने का मौका मिला, क्योंकि यहाँ पर उदारीकरण को बल दिया गया था। शॉक थेरेपी में उदारीकरण को आगे बढ़ाया गया था। इसलिए इसका परिणाम क्या हुआ कि सोवियत रूस में जो नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी वो चौपट हो गई, सामूहिक कृषि की परंपरा समाप्त हो गई और सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था भी समाप्त हो गई। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है? ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है? ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है? तो आप लिखेंगे, अमेरिका ने इस्लामी कट्टरवाद को समाप्त करने के लिए, अमेरिका ने इस्लामी कट्टरवाद को समाप्त करने के लिए सितंबर 2001 ईस्वी में
या सितंबर 2001 ईस्वी में अफगानिस्तान के तालिबान शासन के विरुद्ध तथा 2003 में इराक के सद्दाम हुसैन के विरुद्ध एक सैनिक अभियान चलाया था। उसी सैनिक अभियान को हम ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम कहते हैं। प्रश्न है ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है? तो आपका उत्तर होगा कि अमेरिका ने इस्लामी कट्टरवाद को समाप्त करने के लिए 2001 में अफगानिस्तान के तालिबान के विरुद्ध और 2003 में इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन के विरुद्ध एक सैनिक अभियान प्रारंभ किया था। उसी सैनिक अभियान को ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है? अगला प्रश्न है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है? तो आपका उत्तर होगा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है? तो आप लिखेंगे कि 1990 ईस्वी में जब इराक ने कुवैत पर हमला करके कुवैत को हड़प लिया। 1990 ईस्वी में इराक ने कुवैत पर हमला बोलकर कुवैत को क्या कर लिया? हड़प लिया और कुवैत को अपना 19वां राज्य घोषित कर दिया। इराक 1990 ईस्वी में कुवैत पर आक्रमण करके कुवैत को हड़प लिया और कुवैत को अपना 19वां राज्य घोषित कर लिया। तब सुरक्षा परिषद के देखरेख में अमेरिका ने 34 देशों के 6,60,000 सैनिक की सहायता से इराक के कब्जा से कुवैत को मुक्त कराने के लिए एक सैन्य अभियान चलाया था। उसी सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहते हैं। ध्यान देंगे, प्रश्न है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है? तो आपका उत्तर होगा 1990 ईस्वी में जब इराक ने कुवैत पर आक्रमण करके कुवैत को हड़प लिया तो और उसे अपना 19वां राज्य घोषित कर दिया, तो अमेरिका ने सुरक्षा परिषद के कहने पर विश्व के 34 देशों के 6,60,000 सैनिकों की मदद से इराक पर हमला बोल दिया ताकि इराक के कब्जा से कुवैत को निकाला जा सके। अमेरिका के द्वारा चलाया गया इसी सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस 6,60,000 सेना में 75% सैनिक अमेरिका के थे। और आज का अंतिम प्रश्न है एक ध्रुवीय विश्व क्या है? प्रश्न है एक ध्रुवीय विश्व क्या है? तो बड़ी आसानी से लिखेंगे वैसी स्थिति जिसमें विश्व के राजनीतिक क्रियाओं पर एक ही देश का नियंत्रण हो। वैसी स्थिति जिसमें विश्व के राजनीतिक क्रियाओं पर केवल और केवल एक देश का नियंत्रण हो, या एक देश इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाए कि विश्व के सभी देशों के राजनीति को अपने तरीके से हैंडल कर सके, संचालन कर सके, तो उसे हम एक ध्रुवीय विश्व के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे एक ध्रुवीय विश्व क्या है? तो ऐसी स्थिति जिसमें एक देश इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाए कि संपूर्ण विश्व के राजनीति को अपने तरीके से, अपने हिसाब से हैंडल करने लगे, देख रेख करने लगे, तो उसे हम एक ध्रुवीय विश्व के नाम से जानते हैं। और एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत 1991 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के देखरेख में हुई थी। एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत 1991 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्वाधान में हुई थी, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तब। तो आज के क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। शुभ रात्रि। पुनः कल हम लोग 4 बजे इकोनॉमिक्स का लाइव क्लास लेके मिलेंगे। 8 बजे राजनीति शास्त्र खंड ब के चैप्टर नंबर 7 को लेकर प्रस्तुत होंगे और पुनः रात्रि 10 बजे पॉलिटिकल साइंस के 10 आगे का लघु उत्तरीय प्रश्न को लेकर आएंगे। धन्यवाद। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें।